व्हाट इज वैगल स्टिमुलेशन? सर फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर कैसे? नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का रिवीजन सेशन। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है थिंकिंग कॉर्नर एमसीक्यू। आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। ये दो एंजाइम्स का एक्शन स्पेक्ट्रा दे रखा है और आपको एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी और एंजाइम के पीएच को देख के बताना कि वो पर्टिकुलर एंजाइम कौन सा है। ए में जो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा है पीएच 2 पर दिखा रहा है और जो बी है उसमें मैक्सिमम एक्टिविटी पीएच 8 पर दिखा रहा है। इसमें जो पेप्सिन है उसकी एक्टिविटी पीएच 2 पर मैक्सिमम होती है, जो ट्रिप्सिन है उसकी एक्टिविटी पीएच 8 पर मैक्सिमम होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सर इसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होते हैं? पेप्सिन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में स्टोमक की चीफ सेल्स द्वारा सेक्रीट होता है। चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। पेप्सिनोजन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। स्टोमक के अंदर पीएच वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच होती है। जो ट्रिप्सिन होता है वो ट्रिप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म होता है और ये पानक्रीज द्वारा डिओडिनम में सेक्रीट होता है। ट्रिप्सिनोजन एंटीरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है, जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स द्वारा डिओडिनम में सेक्रीट होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स एवं अमीनो एसिड्स में तोड़ता है जिससे प्रोटीन का एब्सॉर्प्शन हो सके। अब ट्रिप्सिन जो बना है वो दूसरे पानक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में चेंज करता है। इसके बाद प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में चेंज करता है। प्रो इलास्टेज एक इनएक्टिव एंजाइम को इलास्टेज एक्टिव एंजाइम में चेंज करता है। ट्रिप्सिन स्लाइटली एल्केलाइन पीएच 7.5 to 8.5 पर डिओडिनम में वर्क करता है। इफ द इनर सरफेस ऑफ द इलियम इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन वाज स्मूथ रेदर देन बीइंग फोल्डेड एंड सबडिवाइडेड इनटू विली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू? ये कह रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होता है अगर उसके फोल्ड्स को हटा दिए जाएं और उसके अंदर जो विली या माइक्रो विली होता है उसको हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में कह रहे हैं ये द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स वुड बी हायर बिकॉज द डाइजेस्टेड फूड वुड पास मोर इजली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बी ऑप्शन में दे रखा है डाइजेशन वुड नॉट बी एज इफेक्टिव बिकॉज देयर वुड बी फ्यूअर सेल्स सेक्रीटिंग ट्रिप्सिन ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सी में दे रखा है ह्यूमंस वुड हैव नीडेड टू इवॉल्व ए मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड। और डी ऑप्शन में दे रखा है ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वुड बी मोर ससेप्टेबल टू डैमेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम होती है उससे फोल्ड्स, विली, माइक्रोविली इन सबको हटा देंगे तो हमें इलियम की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। होता क्या है जब हम फोल्ड, विली एवं माइक्रोविली को हटा देंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा जिस कारण सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा में कई फोल्ड्स होते हैं जिस कारण एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन फोल्ड्स में मिलियंस ऑफ स्मॉल विली प्रेजेंट होते हैं जिससे एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया और भी बढ़ जाता है। अब इन विली में भी ब्रश बॉर्डर माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं जिस कारण एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया और बढ़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे
यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम स्मूथ कर देंगे तो इसे कंपनसेट करने के लिए इंटेस्टाइन की लेंथ को ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड components into smaller molecules by enzymes. These enzymes are active only at certain hydrogen ion concentrations. As a result, certain food combinations can facilitate or retard the process of digestion of the following combination. One that can result in very efficient digestion is, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की एक स्पेशल कंसंट्रेशन पे मोर एक्टिव होते हैं, यानी एक स्पेशल पीएच पे वो मोर एक्टिव होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा मील हम कंज्यूम करें या खाएं कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। इसमें ऑप्शन दे रखा है मील विथ हाई प्रोटीन एंड एसिड फ्रूट्स, बी ऑप्शन में दे रखा है मील विथ हाई स्टार्च एंड हाई प्रोटीन्स, सी ऑप्शन में दे रखा है मील विथ हाई स्टार्च एंड एसिड फ्रूट्स, और डी में दे रखा है मील विद हाई फैट एंड हाई प्रोटीन्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मील विद हाई प्रोटीन एंड एसिड फ्रूट्स। देखिए जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन स्टोमक में होता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, और पेप्सिन pH 2 पर मैक्सिमम एक्टिव होता है। जब हम एसिड फ्रूट्स का कंजम्पशन करेंगे तो स्टोमक का pH लगभग 2 हो जाएगा या हाईली एसिडिक हो जाएगा, इसलिए जो पेप्सिन है वो हायर एक्टिव होगा। इसलिए हमको मील विथ हाई प्रोटीन एंड एसिड फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहिए। स्टोमक में प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है और पेप्सिन एसिडिक pH पर एक्टिव फॉर्म में बदलता है। इस कारण से यदि हम हाई प्रोटीन के साथ एसिड फ्रूट्स का यूज करते हैं तो डाइजेशन मोर इफ़ेक्टिव होता है। स्टोमक का जो pH होता है वो वेरी करता है, किस किस कंडीशन पे वेरी करता है। फास्टिंग स्टेट, जब हम फास्टिंग करते हैं और हमारा स्टोमक खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो इसका pH लगभग 1.5 से 2 के बीच में होता है, यानी वेरी एसिडिक। और यदि आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ये 3 to 4.5 के बीच में होता है। इसके बाद अगर म्यूकस लेयर के pH की बात करें तो म्यूकस लेयर का pH क्लोज टू 7 होता है, मतलब जो इसका म्यूकस लेयर होती है वो न्यूट्रल होती है। स्टोमक की एसिडिटी हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करती है एवं फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। इन द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन टूथ, सम पार्ट्स आर लेबल्ड एज A, B, C and D. Identify these parts and match them with their description given below. A, B, C, D इसमें टर्म दे रखे हैं, आपको ऑप्शन चूज करके बताना है कि ये क्या क्या हैं। जैसे जो इसमें आप देख रहे हैं फिगर में, जो बी दे रखा है वो इनेमल को शो करता है। अब बी देख लीजिए इनेमल कहाँ पे है। हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी, जो हार्डेस्ट पार्ट बॉडी का होता है उसे इनेमल कहते हैं, यानी बी का है तीसरा, बी का तीसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे चेक करते हैं। इसके बाद जो ए पोर्शन आया है ये मेनली कैल्शियम का बना हुआ पोर्शन होता है, 70% मिनरल मैटर, मेनली कैल्शियम। तो इसका जो ए है वो सेकंड होगा, ए का सेकंड, यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी बी और डी में से कोई आंसर है। अब बात करते हैं और अंदर की। तो इस फिगर में जो सी पोर्शन है वो एक तरह से डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स का होता है। तो आप देख सकते हैं सी में कंटेन्स डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स, सी का है पहला, सी का देख लेते हैं पहला, ये केवल डी में दे रखा है, और डी का है आपका चौथा, डी चौथा, डी देख रहे हैं फोर्थ, कनेक्ट्स रूट टू द जाबोन। डी जो होता है वो जाबोन को रूट से कनेक्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। फिगर में ए डेंटाइन को शो कर रहा है जो 70% मिनरल मैटर, मेनली कैल्शियम का बना होता है। फिगर में बी इनेमल को शो कर रहा है जो हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी है। इनेमल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। फिगर में सी पल्प केविटी
और पल्प चैम्बर को शो कर रहा है जिसमें डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिगर में जो डी है वो सीमेंट या सीमेंटम को दिखाया गया है जो रूट को जा बोन से कनेक्ट करता है। फिगर में जा बोन एवं रूट को दिखाया गया है। Refer to the given figure of human digestive system. What is X here and what is its function? आपको फिगर देख के बताना है कि ये X क्या है। फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि X जो है अपेंडिक्स को शो करता है और ये सीकम से निकला हुआ पार्ट है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो सीकम से निकला हुआ पार्ट होता है अपेंडिक्स। एक्स क्या है? अपेंडिक्स। अब इसके फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अपेंडिक्स का फंक्शन होता है, अपेंडिक्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा, अपेंडिक्स हैज़ नो स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। द अपेंडिक्स इज स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। Which of the following statements regarding small intestine are incorrect? स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में जो इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन एट द बेस ऑफ द विली। ये पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं, इन डिओडिनम देयर आर इन एडिशन स्मॉल राउंडेड पेप्टिक ग्लैंड्स। जो पेप्टिक ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं वो स्टोमक में होती हैं, ना कि डिओडिनम में। तो इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो गलत है। तीसरा देख लेते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्ट्रांगली सेल्फ प्रोटेक्टिव बाय मीन्स ऑफ ए कॉपियस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड ए मैकेनिज्म फॉर द रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स डैमेज्ड बाय कॉम्पैक्ट विथ फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तीसरा पॉइंट एकदम सही है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ईच विलस इज रिची सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज ओनली। आप जानते हैं कि जो विलस होता है या विली होता है उसमें ब्लड कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी गलत है, यानी सेकंड और फोर्थ गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका बी आंसर सही होगा। सर सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है तो इनका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? पेप्टिक ग्लैंड डिओडिनम में नहीं स्टोमक में प्रेजेंट होती हैं और गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती हैं। पेप्टिक ग्लैंड को चीफ ग्लैंड या जाइमोजेनिक ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनमें चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स होती हैं जो पेप्सिनोजन का सेक्रीशन करती हैं। विली में ब्लड कैपिलरीज के साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज जिसे लैक्टियल्स भी कहते हैं का जाल फैला होता है। ये आप देख रहे हैं स्टोमक वॉल शोइंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। इफेक्ट ऑफ सम कंपाउंड्स प्रेजेंट इन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑन pancreatic secretion is depicted in the bar graph. Components first, second and third represents. इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है। ये जो ग्रीन लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल्स ऑफ NaHCO3 को डिनोट कर रहा है और ये कुछ पिंक बार जो देख रहे हैं वो लेवल्स ऑफ एंजाइम्स को शो कर रहा है। अब ये कंट्रोल 1 दे रखा है इन्होंने और 1, 2, 3 ये पॉइंट दे रखे हैं और 1, 2, 3 ये पॉइंट ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। आपको चूज़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो काइम होता है स्टोमक से निकलने के बाद डिओडिनम में पहुंचता है तो पानक्रिएटिक सेक्रीशन होता है। अब वो पानक्रिएटिक सेक्रीशन जो काइम आया है उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के हिसाब से उसका सेक्रीशन होता है। तो आपको बताना है कि वो क्या हो सकता है जिससे पानक्रिएटिक सेक्रीशन इन दोनों में से कौन सी चीज़ सेक्रीट करे। 1 जो पॉइंट दे रखा है इसमें आप देख रहे हैं लेवल ऑफ NaHCO3 बहुत ज़्यादा है और लेवल ऑफ एंजाइम्स बहुत कम है। इसमें लेवल ऑफ NaHCO3 ज़्यादा है जो पानक्रिएटिक जूस से सेक्रीट होता है वो तभी सेक्रीट होगा जब काइम में हमारा एसिड होगा और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानक्रीज को NaHCO3 सेक्रीट करना पड़ेगा ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो 1 जो पॉइंट है उसमें तो एसिड होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में दे रखा है
ये देखिए लेवल्स ऑफ NaHCO3 अब कम हो गया और जो लेवल्स ऑफ एंजाइम्स है वो ज़्यादा हो गया, यानी लेवल्स ऑफ एंजाइम का जो बार दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा है। इसका मतलब वो या तो वो फैट होगा या तो वो कोई प्रोटीन होगी, तो वो फैट इन्होंने बता दिया। इसके बाद जो तीसरा आप पॉइंट देख रहे हैं उसमें लेवल ऑफ NaHCO3 फिर से कम है लेकिन लेवल ऑफ एंजाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब या तो वो प्रोटीन होगा या कोई अदर सबस्ट्रेट होगा जिस पे पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करेगा। तो ये ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। पैनक्रियाटिक सेक्रीशन में मल्टीपल एंजाइम मेजर टाइप्स ऑफ फूड जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। व्हेन हाईली एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो पैनक्रियाटिक डक्टल एपिथेलियम के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन सेक्रीट होता है ताकि काइम का एसिडिक इफेक्ट खत्म हो सके। फिगर में 0.1 हायर लेवल ऑफ NaHCO3 को डिनोट कर रहा है। 2 और 3 जब काइम में प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स एवं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो पैनक्रीज की एसिनर सेल्स द्वारा पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है। वैगल स्टिमुलेशन के कारण ये इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रीशन मोर इफेक्टिव होता है। सर व्हाट इज वैगल स्टिमुलेशन? ह्यूमन में 10वें नंबर की जो कैरियर नर्व्स होती है उसे वेगस नर्व कहते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स के सेक्रीशन को रेगुलेट करती है, इसलिए इसे कहते हैं वेगस स्टिमुलेशन। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो ये सलीवा के रिलीज़ को ट्रिगर करती है या स्टिमुलेट करती है। स्टोमक में HCl एवं गैस्ट्रिक एंजाइम्स के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। फैट एवं प्रोटीन डाइजेशन के लिए गाल ब्लैडर से बाइल एवं पैनक्रीज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करने को प्रमोट करता है। इसे कहते हैं वेगस स्टिमुलेशन या वैगल स्टिमुलेशन। आइडेंटिफाई A, B, C and D in the given figure and select the incorrect statement about them। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिगर देख के आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं। ए में दे रखा है A is serosa and it contains thin mesothelium with connective tissues। B में दे रखा है B is muscularis and is formed by smooth muscles। C में दे रखा है C is submucosa and it contains loose connective tissues containing nerves, blood and lymph vessels। जो C होता है, C इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, ये कह देंगे ये सबम्यूकोसा है और इसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं। इसके बाद जो D दे रखा है A, B, C and D all layer remains as such without modification throughout the GIT। जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसमें ये चारों लेयर कह रहे हैं कि पूरे GIT में सेम होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ओइसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो इन सब लेयर्स में अंतर होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में वो अब्सेंट होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सेगमेंट होता है हेउस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन उसमें पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब्सेंट होते हैं। इस तरह जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सर फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर कैसे अलग होते हैं? अगर हम ओइसोफेगस की बात करें तो ओइसोफेगस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम की मस्कुलर ट्यूब होती है। ह्यूमन में ये नॉन केराटिनाइज्ड होती है। ओइसोफेगस का फंक्शन फूड को पेरिस्टालसिस के द्वारा स्टोमक तक पहुंचाना है। ओइसोफेगस में डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन नहीं होता। स्टोमक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसकी वॉल थिक मसल्स की बनी होती है एवं सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन के लिए HCl एवं पेप्सिन का सेक्रीशन होता है। स्टोमक में पैराइटल सेल्स एसिड का, चीफ सेल्स पेप्सिनोजन का एवं गैस्ट्रिक पिट्स म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइडेड होता है। विली एवं माइक्रोविली एब्सॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन होता है। इसका स्पेसिफिक फीचर ये है कि एब्सॉर्प्शन के लिए स्पेशल सेल
एंटीरोसाइट्स एवं म्यूकस सेक्रीशन के लिए गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है, विली एब्सेंट होते हैं एवं लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर से बड़ा होता है। फंक्शन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्सॉर्प्शन होता है, फीकल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल बीड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें एवं ल्यूब्रिकेशन के लिए गॉबलेट सेल्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एवं ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के ऊपर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।